हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल बच्चों हम लोगों ने देखा था स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। हम लोगों ने उसमें 5 तरीके कल देखे किस तरीके से हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। हम लोगों ने कल क्या देखा कि अगर हमारी मोटर चल रही है तो हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में है और हमको अपनी मोटर रोकना चाह रहे हैं हम लोग, तो हम उसको कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ मोटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्पीड कंट्रोल ऑफ ब्रेक मोटर। आज हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग और कल हम लोग क्या देखेंगे, स्टार्टिंग। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। हम अपने इंडक्शन मोटर को किस किस तरीके से यूज करके रोक सकते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मेथड वी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग। 3 तरीके का मेथड हम लोग अपना यूज करेंगे किसके लिए, ब्रेकिंग के लिए। पहला जो बच्चों हमारा मेथड है वो है हमारा रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, सॉरी, पहला है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। दूसरा जो है बच्चों हमारा वो होगा प्लगिंग। और जो तीसरा है हमारा वो है डायनामिक ब्रेकिंग। इन 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसको हम रोक सकते हैं। किस तरह से, पहला है हमारा रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग, दूसरा है प्लगिंग और तीसरा है डायनामिक। जो हमारा बच्चों रीजनरेटिव मेथड है, रीजनरेटिव मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट मेथड। रीजनरेटिव मेथड जो है बच्चों हमारा वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, और जो हमारा प्लगिंग है वो क्या है, वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है हम लोगों का। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारा इंडक्शन मोटर को स्टॉप करने का या ब्रेक लगाने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो कौन सा है, तो आप उसमें बताएंगे प्लगिंग। और अगर आपसे पूछता है जो हमारा मोस्ट एफिशिएंट तरीका कौन सा है इंडक्शन मोटर को रोकने का, तो आप बताएंगे रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग। एक एक करके हम ये सारी चीजें देखेंगे। पहले से शुरू करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आए फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझसे पूछिए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा। और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चों। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जून या जुलाई तक आपका सीबीटी 1 पेपर कंडक्ट करा लेंगे वो लोग, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है। मैं यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट तब तक करा के और उसके पीवाईक्यूज लगवा के फ्री कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, पहला जो हमारा तरीका है बच्चों वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे क्या, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसको चलाएंगे इंडक्शन जनरेटर की तरह से। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इन दिस मेथड द इंडक्शन मोटर will be operated as इंडक्शन जनरेटर। अब इसके हमें फायदा क्या होगा वो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसको अगर हम लोग इंडक्शन जनरेटर की तरह चला रहे हैं तो हमको क्या फायदा हो रहा है। तो मैंने आपको स्लिप का फॉर्मूला लिखाया था, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। ये मैंने आपको स्लिप का फॉर्मूला लिखाया था यहाँ से। और मैंने आपको ये भी बताया था फॉर जनरेटर, जनरेटर के केस में हमारा क्या होता था बच्चों, एनआर की जो स्पीड होती थी वो बड़ी होती थी किससे, एनएस से।
बताया था मैंने आप लोगों को। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनआर। हम लोग अपनी एनआर की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, ये हम लोगों को देखना है। इसके बच्चों हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटर। हम या तो अपने रोटर की स्पीड बढ़ाएं या फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो मेथड है हमारे पास अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया कि हम रीजनरेटिव मेथड में हमारी जो मोटर होगी उसको इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज करेंगे। इंडक्शन जनरेटर की तरह जब हम उसको यूज करेंगे तो जनरेटर के केस में क्या होगा, जो रोटर की स्पीड होगी वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी। और अब हम रोटर की स्पीड को बढ़ाएंगे कैसे, हमारे पास दो तरीके हैं इसके लिए। या तो हम रोटर की स्पीड बढ़ाएं या फिर हम अपनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बढ़ाएं। अब रोटर की जो हमारी स्पीड है इसको हम लोग प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम रोटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो रोटर का जो वेट है और जो उसकी शेप है और जो उसका वजन है उसकी वजह से हमारा जो रोटर है वो इमीडिएट तेज से नहीं घूमने लगा। अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ाई तो ऐसा नहीं होगा जैसे ही हमने उसकी स्पीड बढ़ाई वो तुरंत से उतनी स्पीड पे घूमने लगा। उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया उसमें अपोज करता है। इनर्शिया की वजह से हमारा जो रोटर है वो इमीडिएटली नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्या है स्पीड का फॉर्मूला है ns इज इक्वल्स टू 120 F/P। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज करके अपनी स्पीड को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। यहां से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो यहां से क्या होगा बच्चों, हमारी स्पीड घट जाएगी और रोटर और ns की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए समझ आ रहा होगा। अगर नहीं कोई चीज समझ में आई तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि हमको अपने रोटर और जो हमारे स्टेटर है उसकी स्पीड को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, मैं आपको एक डायग्राम बना के उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ आए। ठीक है, अगर बाई चांस आपको कोई चीज उसमें समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं। ये है हमारा टॉर्क और ये है हमारा ns का ग्राफ। तो ये जो हमारा पहला है बच्चों, ये मान के चलो मैंने पहले हमारी स्पीड बढ़ी तो इसमें क्या होगा, ये हमारी स्पीड जो हम पहले चला रहे हैं फ्रीक्वेंसी घटाने से पहले उस पे है। दूसरे के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। यहां से हमने स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे हमने अपना कर दिया ये। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट। ठीक है ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट। ठीक, और इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, ये है मेरा सी पॉइंट। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट अपने बना लिए बच्चों। ठीक अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, यहाँ मान के चलो पहले हमारी ns1 स्पीड है इस पॉइंट पे। ठीक, और यहाँ हमारी जो स्पीड है वो क्या है, nr1 है। और बी पॉइंट पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ns2। और ये जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, nr2। और ये जो पॉइंट मैंने लिया इसका नाम मैंने क्या मान लिया, x मान लिया इसका नाम। जब हमने अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं कम करी थी, हमारी मोटर प्रॉपर रनिंग कंडीशन में थी, तब हमारा ये वाला ग्राफ हमको देखने को मिल रहा था। ए पॉइंट पे हमारी ns1 स्पीड थी और उस पॉइंट पे हमारे रोटर की जो स्पीड थी, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, वो थी nr1। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फ्रीक्वेंसी कम करने से क्या हुआ, हमारा जो ns है स्पीड है वो कम हो गई। लेकिन जो हमारे रोटर की स्पीड है वो इमीडिएटली कभी भी चेंज नहीं होती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो अब जो हमारा ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट था, ओल्ड स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, वो यहां से आपको दिख रहा है कौन सा था, वो था बच्चों ए।
अब जो हमारा न्यू स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा बी। तो हमारा जो ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट था वो था ए, और जो हमारा न्यू स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो है बी। ठीक है। अब जो हमारा रोटर पहले सी पॉइंट पे था, अब वो क्या करेगा, वो शिफ्ट होके कोशिश करेगा किस पे आने की, पॉइंट बी पे आने की। क्यों, क्योंकि वो अपनी स्पीड उसके आसपास रखना चाहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेटिव मेथड में हमको अपनी मोटर ब्रेक करनी है। तो जब ये इसके पास आएगा तभी तो स्पीड हमारी इक्वल होगी और फिर हमारी मोटर वर्क नहीं करेगी। तो जब हमारा ये सी पॉइंट जो है बच्चों, ये शिफ्ट होके इस तरफ आएगा बी की तरफ, तब उसको रास्ते में कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक्स पॉइंट मिलेगा। हम लोग यहां पे लिखेंगे एट पॉइंट एक्स NR2 इज इक्वल्स टू NS2। ये होगा बच्चों यहाँ पे या नहीं होगा, एक्स पॉइंट पे हमारी NS2 की और NR2 की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो स्लिप है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जिसकी वजह से हमारी टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो, स्पीड हो जाएगी जीरो, और हमारी मोटर क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, मोटर घूमना बंद कर देगी। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम करी अपनी, फ्रीक्वेंसी कम करने से हमारी जो एनएस स्पीड है वो कम हुई। एनएस स्पीड जब कम हुई तो हमारा जो पहला वाला ऑपरेटिंग पॉइंट था किसका, रोटर का, वो इमीडिएटली नहीं घूमेगा, उसमें इनर्शिया होने की वजह से वो पहले आराम आराम से अपनी स्पीड दोबारा मैनेज करेगा, फिर कम करेगा। और जब वो ये काम कर रहा होगा तो उसके रास्ते में एक पॉइंट आएगा एक्स, वहां पे हमारी NR2 और NS2 की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे सप्लाई को, तो हमारी जो मोटर है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब इस मेथड में हम लोग इसको रीजनरेटिव मेथड क्यों कहते हैं बच्चों, इसको हम रीजनरेटिव मेथड सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज कॉल्ड रीजनरेटिव मेथड बिकॉज it is called regenerative method because here the machine working as generator and all the energy stored in rotor is supplied back to the supply। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, रीजनरेटिव मेथड है बच्चों। इसको हम रीजनरेटिव मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो मशीन है वो जनरेटर की तरह वर्क कर रही है, और उसके अंदर जो भी एनर्जी हमारी स्टोर्ड हो रही है वो वापस से हमारे सप्लाई के पास पहुंच जा रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं रीजनरेटिव मेथड। इस मेथड में आपको याद क्या रखना है वो मैं आप लोगों को बता दूं एक बार, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ये जो हमारा मेथड है इसमें आपको सिर्फ याद रखना है ये कि ये हमारा मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। ठीक है। दूसरा क्या आपको याद रखना है, हमारे रीजनरेटिव मेथड में हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो वर्क करेगी इंडक्शन जनरेटर की तरह। ये दो चीज सिर्फ आपको इसमें याद रखनी है, इससे बाहर आपसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये दो पॉइंट बस आप याद रखिए, रीजनरेटिव मेथड जो है हमारा वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, और जो हमारी मोटर है वो इस केस में जनरेटर की तरह काम करती है। इतना आपको इसमें बस याद रखना है। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों, वो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा प्लगिंग। प्लगिंग की हेल्प से हम लोग कैसे अपनी मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, अब वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। प्लगिंग में बच्चों क्या होता है, हमारे जो फेज सीक्वेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। और फेज सीक्वेंस को रिवर्स करने से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे आरएमएफ की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मोटर क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, बी हमारा है प्लगिंग।
प्लगिंग में हम लोगों ने क्या देखा, इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग वी रिवर्स द फेज सीक्वेंस। हमने माना जैसे हमारा सीक्वेंस है ए बी सी, हमने ये सीक्वेंस अपना मान लिया, ठीक है। फिर हमने इसको रिवर्स करके क्या कर दिया बच्चों, ये हमने इसको कर दिया ए सी बी। तो अब ये जो हमारा मतलब सेम फेस में है, तो हम इसको क्या स्पीड देगा, ये हमको एनएस स्पीड देगा। और ये अपोजिट में होने की वजह से हमको कौन सी स्पीड देगा, रिवर्स में ही हमको एनएस स्पीड देगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां से हमारी सप्लाई हमको मिलेगी और वो इस तरीके से जाएगी, लेकिन जब हम इसके फेस को उल्टा कर देंगे तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो जब हम मान के चलो यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा है सी पॉइंट, ये हमारा हो गया यहाँ पे बी पॉइंट, और इसके बीच में ये कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, एक्स पॉइंट। अब जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तब हमारे फेज सीक्वेंस सेम था, एबीसी था। इस पॉइंट पर जाके हमने क्या किया, अपनी मोटर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। तो जब रिवर्स कर दिया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में हमारी मोटर घूमेगी, वो बी पॉइंट पर जाने के लिए जब हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को सर्च करेगा, उसके बीच में उसको एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट, एक्स पॉइंट। और जैसे ही हमारी मोटर एक्स पॉइंट पे आएगी, हम क्या करेंगे, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे। एट दिस पॉइंट डिस्कनेक्ट सप्लाई। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, अपनी सप्लाई को बंद कर दिया और हमारी मोटर क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, ब्रेकिंग उस पर लग जाएगी। अब इस मेथड से आपको क्या याद रखना है, इस मेथड से आपको याद रखना है बच्चों, ये है हमारा मोस्ट इफेक्टिव मेथड। ये आपसे पूछेगा मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, प्लगिंग है। दूसरा, बस इसमें आपको ये याद रखना है, दूसरा आप याद रख सकते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। इसमें हम अपने फेज सीक्वेंस को क्या कर देते हैं, अपोजिट फेज में कर देते हैं। उनका फेज सीक्वेंस रिवर्स होने से हमारी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, और जब वो अपने स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को ढूंढ रहा होगा, उसी बीच में उसको एक पॉइंट मिलेगा एक्स, जिसपे हमारी क्या होगी, स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, मोटर में ब्रेक लग जाएगा और हमारी मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा हो गया दूसरा मेथड, प्लगिंग। इसमें आपको मैंने बता दिया, याद रखने वाली चीज सिर्फ ये है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड है और फेज सीक्वेंस रिवर्स करके हम इसको करते हैं। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं आपको बता दूं, डायनामिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं होता। वैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटर पे हम लोग 3 फेज की एसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ब्रेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटर है उसको एसी सप्लाई ना देके हम लोग उस पर डीसी सप्लाई देंगे। और आप लोग जानते हैं डीसी सप्लाई जो होगी बच्चों, वो कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगी। और जब कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा आरएमएफ क्या होगा, स्टेशनरी होगा, और उस पर कोई भी लेंस लॉ नहीं लगेगा। आरएमएफ स्टेशनरी होने से क्या होगा, रोटर स्टेशनरी होगा और मोटर हमारी रुक जाएगी। तो थर्ड वन जो है हमारा बच्चों, वो क्या है, डायनामिक ब्रेकिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दिस मेथड वी प्रोवाइड डीसी सप्लाई टू स्टेटर इंस्टेड ऑफ एसी। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर पे डीसी सप्लाई देंगे जिसकी, और एसी सप्लाई नहीं देंगे। डीसी सप्लाई नेवर प्रोड्यूस एनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा होगा डीसी सोर्स, ये कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है।
ठीक है। और जो हमारा रोटर होगा, रोटर ऑलवेज फॉलोज आरएमएफ बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ को वजह से जो हमारा रोटर है वो हमेशा किसको फॉलो करता है, आरएमएफ को। क्यों ऐसा करता है, रिलेटिव स्पीड हमारी अपोज करती है किसका, हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो रिलेटिव स्पीड का अपोज करते हैं। रिलेटिव स्पीड हमारी घटने लग जाती है और रोटर की स्पीड हमारी क्या होने लग जाती है बच्चों, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इसकी वजह से इसका अपोज करता है। अब आरएमएफ जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, हेंस रोटर स्टेशनरी मीन्स रोटर स्टॉप्स। रोटर क्या होगा हमारा, रुक जाएगा। और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक लग जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक ब्रेकिंग बोलेंगे। इससे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन शायद देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है बस इतना कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं एसी की जगह। डीसी सप्लाई कनेक्ट करने से क्या होता है, जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी हो जाता है। और जो हमारा रोटर है वो हमेशा फॉलो करता है किसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ के कारण जो हमारा ये है रोटर है वो आरएमएफ को फॉलो करता है। और हमारा आरएमएफ कैसा है, यहाँ पे स्टेशनरी है। तो हमारा जो रोटर होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रोटर रुक जाएगा। और हमको करना क्या है, रोटर को रोकना है ताकि हमारी मोटर में ब्रेक लग जाए। तो ये 3 तरीके हैं बच्चों हमारी ब्रेकिंग के। पहला हमने देखा रीजनरेटिव मेथड, जो हमारा था मोस्ट एफिशिएंट मेथड, ठीक है, जिसमें हमारी जो इंडक्शन मोटर थी वो कैसे काम कर रही थी, इंडक्शन जनरेटर की तरह। दूसरा जो हमने देखा वो हमने देखा कौन सा, प्लगिंग। प्लगिंग हमारा कैसा मेथड था, मोस्ट इफेक्टिव मेथड था। और उसमें जो हमारे फेज सीक्वेंस हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, रिवर्स हम उसमें कर दे रहे थे। तीसरा है हमारा डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसी सोर्स की जगह डीसी सोर्स हमको लगा देना है स्टेटर पे, और जो आरएमएफ प्रोड्यूस होगा वो स्टेशनरी होगा, जिसकी वजह से रोटर भी हमारा स्टेशनरी हो जाएगा और जो हमारी मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ ब्रेकिंग। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, आज हम लोगों ने देखा ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। हम अपनी इंडक्शन मोटर को किस किस तरीके से यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे से पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं आपका स्किप करूंगा। सारे PYQs में आप लोगों को यहाँ पे लगवाऊंगा, ठीक है। तो आप भी पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं आप। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। कोई भी टॉपिक अगर ऐसा होता है जो आपको लगता है कि मेरे से स्किप हो गया है तो प्लीज मुझे बताइए, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे से कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आपको अगर फिर भी लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका वो टॉपिक करा दूंगा। और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद 2 दिन में सिर्फ PYQs लगवाता हूँ। सिंक्रोनस के बाद मैंने PYQs लगवाए हैं, इसको खत्म होने के बाद मैं इसके भी PYQ आप लोगों को लगवाऊंगा। और जब हमारा कोशिश ये रहेगी, अगर हमारा पेपर जून में होता है तो मई तक हमारा जो है ये पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ के निपटा लें, और उसके बाद हम लोग क्या करें, सिर्फ 1 महीने क्वेश्चन लगाएं और सिलेक्शन ले लें। SSC JEE का पेपर आने वाला है। दूसरा, आपका UPPCL का पेपर इसी बीच में बच्चों कंडक्ट हो जाएगा। हो सकता है इसी महीने में आपका UPPCL वांट रिलीज कर दे, फॉर्म आपका आ जाए, वैकेंसी आ जाए, और बहुत अच्छे अमाउंट में वैकेंसी आएंगी। तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल। हर हर महादेव।